Good morning, students. In today's class, we will talk about laws of chemical combination from third lesson. In the last class, we learned that chemistry is the study of matter and its transformation means changing of one form of matter to another. For example, अगर हम एक रिएक्शन ले लें द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो वी हैव हाइड्रोजन गैस when it combines with oxygen O2 gas. The reaction is reversible in nature, therefore we will put double headed arrow which shows the reversibility of the reaction, and we will get water. To balance the reaction, we will put coefficient and the reaction will get balance. So what is happening in this reaction? Hydrogen, a matter, oxygen, again a type of matter. Why hydrogen and oxygen are matter? Because they are occupying some space and have some mass. So they are matter. When they combine together, they get transformed and we get water. So chemistry is basically the study of matter and its transformation. And how does this transformation occurred? When different types of matter combine, a new type of matter or compound is formed. In this reaction, hydrogen and oxygen, two different types of matter are combining together and we are getting a different or new type of matter, water. So these combinations of different types of elements to form compound is governed by some laws, and these laws are called laws of chemical combination. There are 5 basic laws of these chemical combinations of elements, right? And these 5 laws are: number 1, law of conservation of mass. Law of conservation of mass. Second law is law of constant proportion. Which is also called law of definite proportion, or third is law of multiple proportion. Multiple proportion. Then fourth is law of reciprocal proportion, and the last law is law of gaseous volume. Law of gaseous volumes. Out of these 5 laws, only 2 laws are there in your class 9 syllabus. Rest of the 3 laws you will study in higher classes. ये सारे लॉज एक्सपेरिमेंटल लॉज हैं. एक्सपेरिमेंटल लॉज. एक्सपेरिमेंटल लॉज का मतलब क्या है कि जितने भी लॉज ये दिए गए हैं, साइंटिस्ट ने दिए हैं, अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये लॉज दिए हैं, तो जितने भी ये लॉज दिए गए हैं, दे आर गिवन आफ्टर परफॉर्मिंग अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विच इन्वॉल्व्स वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. तो सारे के सारे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हैं, इसलिए इनको एक्सपेरिमेंटल लॉज भी कहते हैं. फर्स्ट लॉ की बात करते हैं डिटेल में, और फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. कंजर्वेशन ऑफ मास या मैटर. किसने दिया था? सबसे पहले इसकी बात होती है, लॉ किसने दिया था? तो फादर ऑफ केमिस्ट्री या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री जिन्हें हम बोलते हैं, एंटोने लेवोजियर. इन्होंने ये लॉ प्रपोज किया था इन 1774. राइट. बहुत ही सिंपल सा लॉ है, 1 लाइन का लॉ है, जो ये कहता है
कि मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में या किसी भी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में। इसको हम इस तरह से बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। और दूसरी तरह से अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम ये भी कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स या स्टेट दैट इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। एक केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो हमारे पास जो स्पीशीज आपस में कंबाइन कर रही होती हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और वो रिएक्टेंट्स हमें देते हैं एक नया फॉर्म, नया मैटर, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो ये लॉ सिंपली ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना मास हम रिएक्टेंट का लेंगे उतना ही मास हमें प्रोडक्ट का मिलेगा। मैटर जो है ना तो हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट करते हैं, हम सिर्फ मैटर की फॉर्म को चेंज करते हैं। सबसे पहला जो हमने एग्जाम्पल लिया था, सबसे पहली केमिकल रिएक्शन, वहाँ पे भी यही हो रहा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन हो रहे थे, जिनके फॉर्मूला में H और O है, तो जो नया हमें कंपाउंड मिला, वाटर जो मिला, उसमें भी H और O ही आ रहा है, राइट लेकिन सिर्फ उसका फॉर्म चेंज हो गया। यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा था, G और G, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेज हैं, जब आपस में कंबाइन करती हैं तो हमें वाटर मिलता है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो सिर्फ मैटर की फॉर्म चेंज हुई है, मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, हमने कुछ नया क्रिएट नहीं किया है। तो यूनिवर्स में जितना भी मैटर है उसका सिर्फ हम फॉर्म चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम ना तो नया मैटर बना सकते हैं और ना ही जो मैटर एग्जिस्ट कर रहा है हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब इस लेवल पे, क्लास 9th लेवल पे अगर आपको लगे कि मैम एक चेयर है, मैटर है, क्यों मैटर है? क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ मास है, हम उसको जला दें तो हमने तो डिस्ट्रॉय कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने उसको, वुड की अगर वो बनी हुई है और आप उसको बर्न कर रहे हैं, कंबर्शन कर रहे हैं, तो सिर्फ उसका फॉर्म चेंज होगा, राइट। उसके अंदर अगर कार्बन है तो वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें से वाटर वेपर्स निकलेंगी, सिर्फ फॉर्म चेंज होगा, आपने कुछ डिस्ट्रॉय नहीं किया है। तो ये लॉ ये कह रहा है कि मैटर को ना तो हम क्रिएट करते हैं और ना क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिंपल सा लॉ है, एंड दिस इज ओनली कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी मास जो है, जो भी केमिकल स्पीशीज रिएक्ट कर रही है उनका जो मास है वो कंजर्व रहता है, यानी बिफोर द रिएक्शन वो जितना होगा, आफ्टर द रिएक्शन भी वो इतना ही रहेगा। ये आ गई हमारे पास लॉ की लैंग्वेज कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन अ केमिकल रिएक्शन कॉमा मास और मैटर is neither created nor destroyed, right? Or we can say कि in a chemical reaction total mass of the reactants before the chemical reaction will be equal to total mass of the products after the reaction। अब इसी को ही हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को लेके वेरीफाई भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि क्या टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट वाकई में इक्वल है टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के। उसके लिए आपको एक केमिकल रिएक्शन चाहिए और बैलेंस कंडीशन में चाहिए। बैलेंस का मतलब क्या है कि जितने भी एटम्स रिएक्टेंट साइड में हो उतने ही एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो भी आपने ले रखे हैं वो प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए, यानी रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस होने चाहिए। और यही एक रीज़न है कि हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। क्यों? क्योंकि लॉ हमसे यही कहता है कि हम ना तो मैटर को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो रिएक्शन की बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप आगे की क्लासेस में जाके सीखेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि क्या ये लॉ वेरीफाई हो रहा है। यहाँ पे हमने अमोनिया का डिकम्पोजिशन दिखाया है कि अमोनिया को अगर हम हीट करें, ये ट्राइंगल हम बनाते हैं जो हीटिंग को शो करता है, तो अमोनिया जिसका फॉर्मूला होता है NH3, अगर हम उसको हीट करेंगे तो वी विल गेट डाई नाइट्रोजन प्लस H2। और बैलेंस करने के लिए हमने कोफिशिएंट लगाए हैं, इधर 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं तो यहाँ भी 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं, इधर टोटल हाइड्रोजन के एटम्स हैं 6, तो यहाँ भी टोटल हाइड्रोजन के एटम्स आ रहे हैं 6। अब हम अमोनिया का मास निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इनके भी मासेस निकाल के इसको वेरीफाई कर लेंगे। नाइट्रोजन के एक एटम का मास होता है 14, तो जब हम अमोनिया का मास निकालेंगे तो 14 इंटू 1 करेंगे। एक यहाँ पे इसमें अभी हम सिर्फ NH3 का मास निकाल रहे हैं, तो 14 इंटू 1, नाइट्रोजन के एक एटम का मास है 14, इसमें हम प्लस करेंगे 3 हाइड्रोजन एटम का मास, तो 3 इंटू 3 हाइड्रोजन एटम है 3 कर दिया, और हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1,
राइट तो ये टोटल आ जाएगा 14 + 3 = 17। तो अमोनिया के एक मॉलिक्यूल का मास है 17 और यहाँ पे 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं तो 17 × 2 हो जाएगा 34। ठीक है, नाइट्रोजन N2 है यहाँ पे, एक नाइट्रोजन का मास था 14, 2 नाइट्रोजन का मास हो जाएगा 28, यूनिट भी लिख लेते हैं ग्राम, यहाँ पे भी कर देते हैं 34 ग्राम। और यहाँ पे टोटल हम देखें तो 6 हाइड्रोजन के एटम है, 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का मतलब 6 हाइड्रोजन के एटम्स हुए, तो टोटल मास यहाँ कितना आ जाएगा 6, राइट। कैसे, हाइड्रोजन का एक एटम का मास 1, तो 6 एटम का मास कितना हो जाएगा 6 ग्राम। तो 34 ग्राम इस साइड में है और 28 + 36 कितना हुआ 34, तो 34 ग्राम रिएक्टेंट का मास = 34 ग्राम प्रोडक्ट का मास। तो ना तो कुछ नया बन के आया है, मतलब जितना मास था वो कांस्टेंट है, कोई नया मास यहाँ पे क्रिएट नहीं हो गया, और जितना रिएक्शन के स्टार्टिंग में मास था रिएक्टेंट्स का उतना ही रिएक्शन जब फिनिश हो गई, प्रोडक्ट्स फॉर्म हो गए, तो उतना ही मास आ रहा है। तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट = टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। दिस वेरीफाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर भी बोल सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक प्रॉब्लम के थ्रू भी देख लेते हैं। प्रॉब्लम कह रही है कि सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड टू फॉर्म सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है CO2 एंड H2O यानी कि वाटर। In an experiment, 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। जो रिएक्टेंट्स हैं सोडियम कार्बोनेट और इथेनोइक एसिड, उनका मास दे रखा है, एंड दे फॉर्म 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोएट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, एंड 0.9 ग्राम ऑफ H2O। शो दैट द डेटा वेरीज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। क्या करेंगे हम इसके लिए, जो हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दे रखे हैं उनको हम एक केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आते हैं तो आप जो भी वहाँ पे रिएक्टेंट के नाम दे रखे हैं आप सीधे नाम भी लिख सकते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट, वैसे सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला राइटिंग भी हम इसी चैप्टर में सीखेंगे। प्लस इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड केमिकल नेम है और कॉमन नेम इसका होता है एसिटिक एसिड, और फॉर्मूला है CH3COOH। ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग सोडियम इथेनोएट, जिसका फॉर्मूला आता है CH3COONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर H2O। ठीक है, ये आ गई हमारी केमिकल रिएक्शन। अब किस तरह से हम दिखाएंगे कि जो डेटा हमें प्रोवाइडेड है दैट इज गोइंग विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो उसके लिए जो मासेस हमको दे रखे हैं वो मासेस को हम सम कर लेंगे, सम मतलब ऐड कर लेंगे। इन एन एक्सपेरिमेंट 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट उन्होंने कहा, तो सोडियम कार्बोनेट का जो मास है वो लिख लेते हैं 5.3 ग्राम प्लस रिएक्टेड विथ 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड का मास आ गया 6 ग्राम। अब ये 5.3 और 6 ये मिला के हो गया 11.3, तो 11.3 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट्स हमारे पास हैं, यानी टोटल रिएक्टेंट का मास है 11.3। तो जो प्रोडक्ट्स बन रहे हों उनका मास भी इतना ही आना चाहिए। तो क्या आ रहा है, लेट्स सी। 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोएट बन रहा है, तो ये सोडियम इथेनोएट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसका मास कितना है यहाँ पे 8.2। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है 2.2 और वाटर का मास कितना है 0.9। ठीक है, इसको भी हम सम करेंगे तो 8.2 प्लस 2.2 हो जाएगा 10.4 और 10.4 और 0.9 कितना हो जाएगा 11.3। तो जो मास आ रहा है वो है, प्रोडक्ट का जो मास आ रहा है वो है 11.3 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे बन रहे हैं। तो यू कैन सी कि डेटा इज गोइंग वेल विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले जो रिएक्टेंट का मास है 11.3 ग्राम, रिएक्शन फिनिश होने के बाद प्रोडक्ट का मास भी उतना ही आ रहा है 11.3 ग्राम। मैटर का सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यानी फॉर्म चेंज हुआ है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, या एक मॉलिक्यूल से या कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, कोई भी नया मैटर यहाँ पे
ठीक है, हमने क्रिएट नहीं किया है, जितना मास हम लेके चल रहे थे रिएक्टेंट का उतना ही मास मिल रहा है, तो हमने कुछ नया नहीं क्रिएट हुआ। ऐसा नहीं हुआ है कि 11.3 ग्राम हमने रिएक्टेंट लिया हो और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो 11.8, 11.6 या 11.3 से ज़्यादा मिल रहा हो या कम मिल रहा हो, कि डिस्ट्रॉय हो गया हो। तो मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन एनी केमिकल रिएक्शन। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स हों वो आप इसी तरह से ही सॉल्व करेंगे। आप पहले एक्सपेरिमेंटल डेटा जो भी दे रखा है उसके लिए आप केमिकल रिएक्शन लिखिए, और जो भी मासेस दे रखे हैं उनको सम करके देख लीजिए। तो लॉ वेरीफाई हो गया, और लॉ क्या है? टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स is equal to total mass of products। अब इसमें थोड़ा सा एक और वेरिएशन आपको बता देते हैं। वो वेरिएशन क्या है कि कभी कभी किसी केमिकल रिएक्शन में ऐसा भी होता है कि कुछ रिएक्टेंट्स हमारे अनरिएक्टेड रह जाते हैं, यानी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो हम इसी को ही थोड़ा सा, ये जो हमने भी लिखा था फर्स्ट लॉ या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोल रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा चेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं कि टोटल मास of reactant or reactants is equal to total mass of products, total mass of products plus masses of unreacted reactants। Right, so this is first law of chemical combination, that is law of conservation of mass। इस लॉ की एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन का मतलब क्या है कि जहाँ पे ये लॉ फेल हो जाता है, ये लॉ जो भी बोल रहा है वो चीज़ फॉलो नहीं हो रही है। और वो लिमिटेशन क्या है कि इन न्यूक्लियर रिएक्शन या रिएक्शंस लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज़ नॉट ओबेड। अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करते हैं तो वहाँ पे ये लॉ फॉलो नहीं होता है। अगर आपको वर्ल्ड फेमस आइंस्टीन की इक्वेशन ध्यान है तो वो इक्वेशन है E इज़ इक्वल टू mc²। ये इक्वेशन क्या बता रही है? रिलेशनशिप बता रही है एनर्जी, मास और वेलोसिटी ऑफ लाइट की। जब हम बात करते हैं तो उसके बीच में रिलेशनशिप है, या फिर ये कहें एनर्जी और मास के बीच में रिलेशनशिप है। हमने पहले के भी क्लासेस में समझा है कि यूनिवर्स में सिर्फ दो ही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, आइदर मैटर और या फिर एनर्जी, और मोस्ट ऑफ द टाइम द सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ मैटर ओनली। तो कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जहाँ पे क्या हो रहा है कि सम मास इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, कुछ मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट यानी मास में चेंज आ जाना। ठीक है, और अगर मास में चेंज आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? लॉज ऑफ या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा है। जो अभी हमने बात करी थी कि मास कांस्टेंट रह रहा है, रिएक्शन के पहले जितना मास होता है रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास होता है रिएक्टेंट्स का या फिर प्रोडक्ट्स का। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो यानी मास कांस्टेंट नहीं रहा, एंड दैट इज़ ओनली कॉल्ड मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट जब शो करना होता है तो इसी इक्वेशन को हम लिखते हैं E इज़ इक्वल टू डेल्टा m और c²। तो इस लॉ का एक लिमिटेशन याद रखिएगा कि जब हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करते हैं तो वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता है। A very basic example that we experience in our daily life is the energy received from sun. And have you ever heard that one day the energy from the sun will get exhausted? Let's understand this point. Sun is occupying some space and has mass is matter। वहाँ पे क्या हो रही है? न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस भी दो तरह की होती हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। राइट, सन पे जो रिएक्शंस हो रही हैं वो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन यानी कि कंबाइन हो रहे हैं, न्यूक्लियस कंबाइन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद वो एनर्जी वहाँ पे लिबरेट होती है जिसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। क्या रिएक्शन हो रही है? कौन सी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन
हो रही है या उस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में हमारे कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट आपको बता दूं कि जब हम मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स बात करते हैं तो वो एलिमेंट हमारा है हाइड्रोजन, ठीक है। और हाइड्रोजन 3 फॉर्म में, जिसको हम आइसोटोप्स कहते हैं, एग्जिस्ट करता है। मोस्ट कॉमन फॉर्म जो हाइड्रोजन की अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही है वो है हमारा 1H1 फॉर्म, जिसको हम प्रोटियम भी कहते हैं। प्रोटियम यानी एक ऐसा हाइड्रोजन जिसका मास भी 1 है और उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। इसके अलावा 2 आइसोटोप्स हाइड्रोजन के जो और आते हैं वो है प्रोटियम के बाद ड्यूटीरियम, जिसका फॉर्मूला होता है 1H2। ये हाइड्रोजन का ही एक फॉर्म है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास आता है वो आता है 2 AMU। और तीसरा फॉर्म है हाइड्रोजन का या तीसरा आइसोटोप है ट्रीटियम। ट्रीटियम जिसका फॉर्मूला होता है 1। ये 1 यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, H सिंबल है, और 3 जो है वो एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली जो सन पे रिएक्शंस हो रहे हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन है, जिसमें ड्यूटीरियम और ट्रीटियम आपस में कंबाइन कर रहे हैं, फ्यूज़ कर रहे हैं, और एक नया एलिमेंट बन के आता है वहाँ पे हीलियम। तो जो सन है वो हाइड्रोजन का बना हुआ है और वो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके हीलियम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस करते हैं। जब हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, ठीक है, बीटा पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन, इस तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है। अभी हमने मासेस को क्या कर रखा है यहाँ पे, हमने बैलेंस किया है। जो हाइड्रोजन है या जो ड्यूटीरियम फॉर्म में हाइड्रोजन का, उसका मास है 2, ट्रीटियम का मास है 3, तो 2 + 3 5 हो गए। इधर जो हीलियम आ रहा है उसका मास है 4, और जो न्यूट्रॉन है उसका मास भी होता है 1 AMU, तो 4 और 1 5, तो मासेस बैलेंस है। फिर यहाँ एटॉमिक नंबर को भी हमने बैलेंस किया है। हाइड्रोजन का कोई भी फॉर्म हो उसका एटॉमिक नंबर 1 ही रहेगा, यानी उसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है, तो 1 और 1 मिला के हुए 2। इधर हीलियम जो आ रहा है उसका भी एटॉमिक नंबर है 2, और न्यूट्रॉन जो है इसका जब हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे 0 लिख रखा है। तो ये हमारा एटॉमिक नंबर भी बैलेंस हो गया। अब इसके मासेस को हम चेक करते हैं, जो हम मास डिफेक्ट की बात कर रहे थे कि मास में कैसे चेंज आता है। ड्यूटीरियम का जो हमने एक एवरेज मास लिया है, एटॉमिक मास AMU के फॉर्म में लिखा है, दिस इज एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनके जब हम एटॉमिक मासेस की बात करते हैं तो वो AMU या यूनिफाइड स्केल पे ही मेंशन किए होते हैं। तो आइदर हम उसे AMU बोलते हैं या सिर्फ U लिख देते हैं, ठीक है। अभी इसकी डिटेलिंग में हम नहीं जा रहे हैं, आप बाद में इन चीज़ों को समझिएगा। आप सिर्फ मास देख लीजिए कि ड्यूटीरियम का मास कितना होता है, इट्स 2.0141, और जो ट्रीटियम है इसका मास है 3.0160। तो हमने ड्यूटीरियम ट्रीटियम के मासेस को सम कर दिया, तो दोनों को सम करके वैल्यू आ रही है 5.0301, और यूनिफाइड स्केल पर है U या AMU आ जाएगा। जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनके मासेस को भी हम चेक कर लेते हैं। हीलियम का जो मास हमने यहाँ लिखा है यूनिफाइड स्केल पे वो है 4.0026, और न्यूट्रॉन का मास होता है अप्रॉक्सीमेट 1.008। इन दोनों को हमने सम कर दिया, मास इतना आ रहा है। अब देखिए मास में डिफरेंस है, ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। तो बड़ी वैल्यू में से छोटे वैल्यू को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी जो हमारे रिएक्टेंट का मास था उससे प्रोडक्ट के मास को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इतना डिफरेंस आ रहा है मास में, मास इतना कम हो गया। दिस इज़ ओनली कॉल्ड मास डिफेक्ट, और ये मास ही जो था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। एक तरह की बाइंडिंग एनर्जी होती है, और बहुत डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं इसकी अभी, इतना आपके लिए जानना ज़रूरी है। एक बहुत अच्छा सा डेली लाइफ का एग्जाम्पल हो गया जहाँ हम मास डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। वो क्या है, हमारा सोलर एनर्जी, जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस में, ठीक है, क्या हो रहा है, कुछ मास में कमी आ रही है। तो अगर मास में कमी आ रही है यानी मास कम हो रहा है ना, तो वो भले ही एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, मास अगर कम हो रहा है तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हुआ, जो हमने बोला था कि इन एनी केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। नहीं आ रहा है, दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, राइट, अलग है, ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है। या फिर हमने जिस लैंग्वेज में कहा था कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मास में कमी आई, ठीक है, मास डिफेक्ट देखने को मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ, मास जो है वो हम कह रहे हैं कि डिस्ट्रॉय हो गया, मास कम हो गया हमारा। तो कंक्लूजन क्या निकला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास इज नॉट फॉलोड और ओबेड in nuclear reactions. For example, the reactions taking place or the nuclear fusion reactions taking place on the sun.
तो हमने जो अभी क्वेश्चन की बात करी थी कि वन डे द एनर्जी फ्रॉम द सन विल गेट एग्जॉस्टेड, सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, सन ख़त्म हो जाएगा। तो वो क्यों होगा? क्योंकि आफ्टर सो मेनी ईयर्स होगा क्या, सन इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, सारा हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएगा, हीलियम का फॉर्मेशन हो जाएगा और मास धीरे 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 कम होता चला जाएगा। तो अ डे विल कम when the sun will get exhausted or the energy which we are getting from the sun will get exhausted. तो आई होप आपको ये लॉ क्लियर हो गया होगा। एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज पर ही एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 3.1, जहाँ उन्होंने एक्टिविटी के थ्रू भी इसी लॉ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। क्या किया है इन्होंने दो सेट ले लिए हैं केमिकल्स के, एक सेट है X और दूसरा सेट है Y, ठीक है। उसमें तीन तीन एग्जाम्पल ले रखे हैं, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं केमिकल्स का। से फॉर एग्जाम्पल हम बेरियम क्लोराइड ले सकते हैं और उसके साथ हम कोई भी सोडियम का जो 3 कंपाउंड दे रखे हैं इनमें से कोई भी 3 कंपाउंड में से एक कंपाउंड ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने सोडियम सल्फेट ले लिया। अब इन्होंने क्या कहा, नेक्स्ट पॉइंट में ये कह रहे हैं कि हम जो है इन केमिकल्स का 5% सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं। ये 5% बाई मास है, हम पीछे चैप्टर में कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन में बात कर चुके हैं कि 5% का मतलब क्या होता है। तो 5% उन्होंने कहा हमने सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, सोल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ सब्सटेंसेस लिस्टेड अंडर X एंड Y इन वाटर। तो एक्वस सोल्यूशन हम बनाएंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन ऑफ Y इन अ कोनिकल फ्लास्क। अब ये कोनिकल फ्लास्क क्या होता है, ग्लास का बना हुआ एक कैपरेटस होता है जो कोन शेप का होता है, और नीचे डायग्राम में ये आपको दिखा भी रखा है। ये कोन शेप का जो फ्लास्क है दिस इज ओनली कॉल्ड कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। और इन्होंने कहा कि सम सोल्यूशन इन of X in an ignition tube. What is this ignition tube? Ignition tube a very very small size of test tube, एक टेस्ट ट्यूब होती है, ठीक है। उसमें उन्होंने एक X का सोल्यूशन बना के ले लिया। उसके बाद उन्होंने कहा हैंग द ignition tube in the flask carefully, see that the solutions do not get mixed, put a cork on the flask। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने आगे क्वेश्चन भी किया है कि कॉर्क क्यों लगाई गई है। अब कॉर्क लगाने का पर्पज़ ये है कि जब इन दोनों रिएक्टेंट को हम मिक्स करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे कोई गैस का फॉर्मेशन भी हो, और अगर गैस बनेगी तो वो गैस यहाँ फ्लास्क से क्या करेगी, एस्केप करने की कोशिश करेगी। तो हमने ऑलरेडी कॉर्क लगा के सील कर दिया है ताकि गैस यहाँ से एस्केप ना करने पाए। तो ऐसा एक सेटअप रेडी कर लिया। आप इसकी लेबलिंग देख लीजिए कि किस तरह से लेबलिंग करी है इन्होंने। कोनिकल फ्लास्क लिया है, ठीक है, उसके अंदर एक स्मॉल साइज की टेस्ट ट्यूब डाल दी जिसको इग्निशन ट्यूब भी बोलते हैं हम। सॉल्यूशंस ले लिए हैं, इग्निशन ट्यूब के अंदर जो एक सेट दे रखा था उसका केमिकल, और कोनिकल फ्लास्क के अंदर वाई सेट के में जो केमिकल्स दे रखे थे उसका सॉल्यूशन बना के इसके अंदर फिल कर दिया है और इसको एक थ्रेड की हेल्प से हैंग किया हुआ है। और नीचे लेबलिंग कर दी है इग्निशन ट्यूब कंटेनिंग सोल्यूशन ऑफ X डिप्ड इन अ कोनिकल फ्लास्क कंटेनिंग सोल्यूशन ऑफ Y। और इस पूरे सेटअप का, जो पूरा ये सेटअप बनाया है, इस पूरे सेटअप का इन्होंने पहले इनिशियल मास ले लिया कि कितना मास आ रहा है। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेज में क्या कर रहे हैं, दोनों जो फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब थे इसको उन्होंने स्विल किया, टिल्ट किया, ताकि जो सोल्यूशन X और सोल्यूशन Y हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं, और उसके बाद उन्होंने इसको फिर से वे कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं व्हाट हैपेंस इन द रिएक्शन फ्लास्क। वो जो दोनों केमिकल्स हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके कुछ नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। और डू यू थिंक दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस? ऑफ कोर्स केमिकल रिएक्शन होगी वहाँ पे। Why should we put a cork on the mouth of the flask? I have given you the answer of this question कि if any gas is formed or none of the product should escape from the flask और फ्रॉम द कंटेनर, वहाँ से कोई भी चीज़ निकलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ से गैस एस्केप कर जाएगी तो फिर हमारी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम प्रॉपरली या एक्सपेरिमेंटली फॉलो नहीं करवा पाएंगे। डज द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट्स चेंज? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना भी फ्लास्क के अंदर हमारा कंटेंट था रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद में वो दोनों कांस्टेंट रहेंगे, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने
एक्स सोल्यूशन जो था यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सोल्यूशन था वो अगर हमने बेरियम क्लोराइड का लिया था जिसका फॉर्मूला होता है BaCl2। AQ का मतलब है एक्वस सोल्यूशन, वाटर में हमने बेरियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन बनाया है। और जो वाई सेट के सॉल्यूशंस दे रखे थे उसमें से अगर हमने सोडियम सल्फेट ले रखा है, वाई सोल्यूशन हमारा हो जाएगा, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा Na2SO4। ठीक है, तो ये दोनों को आपस में मिक्स करा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन होगी तो चेंज दिखाना है यानी रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके दिखाना है, तो हमने एरो बना के दिखाया। दिस इज अ काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट विल हैपन, ये Na और Cl आपस में कंबाइन हो जाएंगे और Ba और SO4 आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो वी विल गेट BaSO4 प्लस NaCl और बैलेंस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 NaCl। और यहाँ पे वाइट PPT बनता है बेरियम सल्फेट का। आपके 9th और 10th की केमिस्ट्री में बहुत बार ये रिएक्शन रिपीट हुई है कि व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड, तो अ वाइट PPT ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो इनिशियली ये सेटअप लगाया था, उसमें ये रिएक्टेंट्स लिए थे, इनका मास और जो प्रोडक्ट्स बन के आए हैं बेरियम सल्फेट और NaCl, इनका मास, दोनों के मासेस जो हैं वो इक्वल होंगे, सेम होंगे, जो प्रूफ करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो रहा है वहाँ पे, यानी कि मैटर ना तो क्रिएट हो रहा है और ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो बहुत डिटेल में हमने इस लॉ को समझ लिया, एक एक पॉइंट समझ लिया, इसके लिमिटेशन की भी हमने बात कर ली। तो आई होप आपको लॉ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।